हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। प्रीलिम्स एम्पलीफायर में आज अपन 8 से 9 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ पोर्शन स्टैटिक क्वेश्चंस का रहेगा। स्टैटिक क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, जो अपना है बिल्कुल स्टैटिक है, ठीक है। दूसरा अपन बात करेंगे सेकंड पार्ट में, मतलब कुछ बचे हुए जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे डायनामिक पोर्शन से। डायनामिक पोर्शन मतलब करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीन पर है, पोज करके इसको समझो और फिर इसका जवाब देते हैं अपन। क्वेश्चन में है कि अपने को प्रीएम्बल से रिलेटेड ये स्टेटमेंट कंसिडर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, और एक डायरेक्टिव वर्ड अपन जरूर देख लें, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ओके, तो आप देख लो, प्रीएम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोल रहे हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को बता रहे हैं, क्या ऐसा है। दूसरा, द ऑब्जेक्टिव्स सेट अप बाय प्रीएम्बल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो जो प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर के ही पार्ट हैं, क्या ऐसा है। थर्ड है, नो लॉ कैन बी स्ट्रक डाउन फॉर बीइंग वायलेटिव ऑफ द प्रीएम्बल ओनली। क्या प्रीएम्बल को वायलेट करने वाला कोई भी कानून स्ट्रक डाउन किया जा सकता है क्या। आर्टिकल 13 की बात हो रही है। ओके, सोच के बताओ आप आराम से। देखो, एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करने की कोशिश करता है। प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी बिल्कुल, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही है प्रीएम्बल। दूसरा स्टेटमेंट देखो, द ऑब्जेक्टिव सेटअप। ऑब्जेक्टिव क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, ठीक है। इस तरीके से ये जितने भी प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, ये जो हैं ये सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, बिल्कुल पार्ट हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कब आया था, 1974 में केशवानंद भारती, 1973 में केशवानंद भारती जो केस आया था उसके अंदर वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बताया गया था। थर्ड स्टेटमेंट, नो लॉ कैन बी स्ट्रक डाउन फॉर बीइंग वायलेटिव ऑफ प्रीएम्बल ओनली प्रीएम्बल के बेसिस पे किसी भी कानून को स्ट्रक डाउन किया जा सकता है या नहीं। जी बिल्कुल नहीं। ये मतलब स्टेटमेंट अपन क्या कर रहे हैं, स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता, मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया, ये सही। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। आंसर देखो इसका, थोड़ा समझने की कोशिश करें। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज ए ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ये ब्रीफिंग करती है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि एक तरीके की गाइडिंग पर्पस अपने को प्रोवाइड करती है। प्रिंसिपल्स समझाती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी भी ये कहीं ना कहीं बताती है। वैसे ही 2017 प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आया था उसमें एक चीज़ पूछी थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी क्या है, तो वो है डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पर कहीं ना कहीं आइडियाज़ तो अपने को प्रीलिम्स से भी मिलते हैं, प्रीएम्बल से भी मिलते हैं, इसलिए इसको भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी बता दी जाती है। पर बेसिक जो आंसर है वो मैंने बता दिया। दूसरा स्टेटमेंट अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बेरूबारी केस जब 1960 में आया था, उसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस देकर के ये बताया गया था कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पर और साथ साथ में इसको एक लॉ की तरह भी आप एनफोर्स नहीं कर सकते। लॉ की तरह एनफोर्स करना मतलब कि इसको रेफरेंस लेके ये नहीं बोल सकते कि ये कानून सही है या फिर ये गलत है। फिर 1973 में केशवानंद भारती केस आया, जिसने अपने ही डिसीजन को, बेरूबारी जो केस था उसी की डिसीजन को ओवर रूल किया और बताया कि प्रीएम्बल जो है उसको अपन यूज़ कर सकते हैं इंटरप्रीट करने के लिए, कोई भी चीज़ अगर एम्बिग्यूअस है, क्लियर नहीं है। तो कई बार ये भी बताया जाता है कि जब भी अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हो, कहीं कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो आप वापस प्रीएम्बल में आओ और वहाँ प्रीएम्बल पढ़ के आप आइडिया ले सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या एनविसाज करता है। और फिर 1995 में LIC केस जो आया था उसमें भी फिर यही चीज़ दोबारा रिपीट की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ओके,
फिर आगे अगर देखें तो प्रीएम्बल जो है वो लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। प्रीएम्बल इज़ नॉट ए लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, और कोई भी कानून अगर ये लीगली बाइंडिंग नहीं है तो उसको देखते हुए कोई भी कानून को स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता कि प्रीएम्बल को ही अकेले वो लॉ अगर वायलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 19 को, इनको अगर कोई लॉ वायलेट कर रहा है तो उस कंडीशन में तो क्या हो गया, और साथ में प्रीएम्बल को भी वायलेट कर रहा है, तो इस केस में तो क्या हो गया, आपके साथ में ये भी है आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला, और दूसरा राइट टू एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला जो अपने पास फंडामेंटल राइट है। तो दोनों अगर साथ में हैं तो अपन किसी भी लॉ को स्ट्रक डाउन कर सकते हैं, पर केवल ही प्रीएम्बल को ही वायलेट करता है तो उसको अपन नहीं स्ट्रक डाउन कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी मेड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर इनमें से किस किस को बनाया जा सकता है। आंसर अपने को ढूंढना है करेक्ट। देखो कैग, दूसरा है यूनियन मिनिस्टर, कोई भी हो सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कोई भी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट। सोच के बताइए इनमें से कौन मेंबर बन सकता है। कैग क्या किसी का मेंबर बन सकता है? आपने कभी सुना है कि कैग किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर है? जी बिल्कुल नहीं, यहीं से अपना आंसर निकल जाता है। अब देखो 1 को यहाँ से कैंसिल करो, यहाँ से कैंसिल करो, यहाँ से कैंसिल करो, आंसर क्या बच गया अपना? सी। अब देखते हैं यूनियन मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर की बात अगर करें तो देखो बहुत सारी ऐसी कमेटीज़ होती है। देखो एक तो होती हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ और एक होती है एडहॉक कमेटीज़। अब एडहॉक कमेटीज़ जो होती हैं उनके अंदर जैसे रेलवे कमेटी होगी तो रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस से रिलेटेड कोई एडहॉक कमेटी बनाई है तो फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये किसी भी कमेटी और पार्लियामेंट के किसी भी मतलब हाउस के सेशन में अपनी पार्टिसिपेशन को रजिस्टर करा सकते हैं, बस इनके पास में वोटिंग राइट नहीं होता। और वाइस प्रेसिडेंट अपने को पता है कि राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, रूल्स वाली जो कमेटी है, उसका हेड कौन होता है? ये वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो 2, 3, 4 इज़ द राइट आंसर। ओके, ये आपके सामने स्क्रीन पे है पूरा इसका क्लैरिफिकेशन, आप पोज करके देख सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिगार्ड टू लॉन्गेविटी डिविडेंड। लॉन्गेविटी डिविडेंड जो है ये क्या है? ये सोच के देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ विच अकर्स ड्यू टू इंक्रीजिंग एजिंग पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन की एज धीरे धीरे बढ़ती है तो उससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं उन इकोनॉमिक बेनिफिट्स को बोला जाता है क्या? इकोनॉमिक, क्या बोलते हैं? लॉन्गेविटी डिविडेंड। क्या ये है? दूसरा, इट इज़ द डिविडेंड गिवन टू द पीपल हु होल्ड शेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स और अबव। क्या ये ऐसा है? मतलब ये ऐसा डिविडेंड है जो पीपल जिनकी एज 25 साल से ज़्यादा है वो अपने कंट्रीब्यूशन से प्रोवाइड करते हैं। क्या ये इसका आंसर है? थर्ड स्टेटमेंट देख लो, इट इज़ द सम ऑफ हेल्थ, सोशल, इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम स्लोअर एजिंग। मतलब एजिंग को अगर आप स्लो कर दो तब जा कर के उसके जो बेनिफिट होंगे, मान लो आज अगर 50 जने पॉपुलेशन है, अब इन 50 जनों की पॉपुलेशन की एज हो रही है तो एज को आपने रिटार्ड कर दिया, मतलब ये इनकी बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट आ रहा है बुढ़ापे का उसको आपने रिड्यूस कर दिया, तो उसकी वजह से जो हेल्थ बेनिफिट हो रहे हैं, सोशल बेनिफिट हो रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहे हैं, क्या वो लॉन्गेविटी डिविडेंड है? फिर डी स्टेटमेंट देखो आप कि इट इज़ द इकोनॉमिक बेनिफिट दैट एक्रू फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द एल्डरली बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बेस्ड कोई भी अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो क्या ये है? सोच के बताइए इसका आंसर। देखो इसमें स्टेटमेंट इजीली है, लॉन्गेविटी डिविडेंड मतलब आप एज को एक्सटेंड करना चाह रहे हो, फिर उसके बाद में जो बेनिफिट्स निकलने वाले हैं वो देख रहे हो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इंक्रीजिंग एजिंग पॉपुलेशन, अब एजिंग पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है
तो क्या वो कहीं पे अपने को इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकती है? वो तो खुद एक तरीके से लाइबिलिटी हो जाती है कंट्री पे, तो ये तो ऑप्शन नहीं लग रहा है। दूसरा अगर देखें, ये जो डिविडेंड पर्टिकुलर 25 ईयर्स की क्यों बात कर रहे हैं अपन, तो कंसिडर करते हैं वर्किंग एज तो 50 टू 59 ईयर्स तक की एज वालों को, तो ये 25 वाला तो बीच का है, ये भी नहीं रिलाय होता। फिर आप फोर्थ वाला देख लो, इकोनॉमिक बेनिफिट, कि कोई भी एल्डर पर्सन है उसके नॉलेज को आप यूज़ कर सकते हो, फिर उसके एक्सपीरियंस बेसिस, ये थोड़ा सा हो सकता है। पर यहाँ पे अपनी क्या डिमांड है, लॉन्गेविटी, मतलब कुछ बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या रहे हो कि स्लोअर एजिंग, इसका आंसर हो जाएगा अपना सी। ओके, तो इसका स्टेटमेंट आप अच्छे से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक साइंटिस्ट का कंसोर्टियम है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करता है, तो उन्होंने एक ऐसे प्रोग्राम पे काम किया है जो कि इस काम पे रिसर्च कर रहा है कि कैसे भी करके एजिंग को डिले किया जा सके, और उससे क्या होगा कि कैसे भी करके एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को अगर लॉन्ग लाइफ बना दोगे, तो अगर प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग है वो, अगर इकोनॉमी के लिए, तो उसकी हेल्थ अगर धीरे धीरे डिके होगी तो उसको वो इकोनॉमी को ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यू टू लॉन्गेविटी ऑफ, या फिर डिलेइंग एजिंग ऑफ ह्यूमन, ये होती है लॉन्गेविटी डिविडेंड। ये देखो, लॉन्गेविटी डिविडेंड हैज़ बीन डिफाइंड एज द सम ऑफ हेल्थ सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम स्लोअर एजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल लेंसिंग रेफर्स टू, ये क्या होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मतलब? फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आप, द प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ वीक ग्रेविटेशनल वेव्स रीचिंग अर्थ टू एनालाइज द सोर्स ऑफ द वेव, मतलब कोई भी अर्थ तक पहुंचने वाली वेव जो है उसको एनालाइज करने के लिए आप एम्प्लीफाई कर रहे हो, उसको कहते हैं। यहाँ दूसरा स्टेटमेंट देखो, इट इज़ अ डिस्टॉर्शन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैटर, कि कोई भी मैटर के अवेलेबल होने की वजह से लाइट में कुछ मैग्निफिकेशन, कुछ चेंजेज आ रहे हैं उसके पाथ में और डिस्टॉर्ट हो रही हैं। ओके, थर्ड स्टेटमेंट देखो, लोकल वेरिएशन इन द ग्रेविटी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम टोपोग्राफिक एंड सब सरफेस डेंसिटी, मतलब कि कोई पर्टिकुलर रीजन के अंदर उस रीजन की, मान लो पृथ्वी पे कोई भी जगह है, ठीक है, अर्थ पे, तो उसमें ग्रेविटी वेरिएशन आ रहे हैं, उसकी वजह है कि वहाँ की टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर और वहाँ पर क्या डेंसिटी का मटेरियल है, उसकी वजह से ऐसा कुछ होता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। या फिर रिफ्रैक्शन क्रिएटेड बाय ग्रेविटेशनल वेव एट अपर लेवल ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर की अपर लेवल के ऊपर कोई रिफ्रैक्शन क्रिएट हो ग्रेविटेशनल वेव्स को, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। सोच के बताओ इसका आंसर। देखो, इसका आंसर है बी। ये जो कॉन्सेप्ट था ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, और इसको अपन एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। आइंस्टाइन ने जब रिलेटिव थ्योरी अबाउट ग्रेविटी दिया था, तो उसमें कहा था कि कोई भी अगर मास है और उसके आसपास से अगर कोई भी लाइट पास होती है, तो उसमें वहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी होने की वजह से वहाँ पर कर्व बनता है स्पेस टाइम में। जैसे मान लो यूँ आपने एक जाल बनाया, ओके, और यहाँ पर आपने कोई बॉल रख दी, तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ झूलेगा इस तरीके से। तो इसी तरीके से क्या है, यहाँ पर अगर मैटर अवेलेबल है तो इसके आसपास से जो भी लाइट वेव पास होगी तो वो क्या होगी, अपना पाथ डिफ्लेक्ट कर लेंगी, डेविएशन आ जाएगा। इस चीज़ को बोल देते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। और ये कब होता है, जब मैटर हो वो ह्यूज अमाउंट का हो, जैसे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हो। इसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड बनता है और पास होने वाली लाइट को डिस्टॉर्ट और मैग्नीफाई कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर पब्लिश्ड बाय गांधी जी। गांधी जी ने कौन कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे, अपने को करेक्ट आंसर ढूंढना है इनमें से। हरिजन सेवक, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, इनमें से कौन सा आंसर आपके हिसाब से, सोच के बताइए। जी बिल्कुल, इसका आंसर है डी। ये सारे के सारे गांधी जी ने ही लॉन्च किए थे। बेसिकली था क्या सिस्टम कि गांधी जी ने जब एक तरीके से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो अपनी मुहिम थी वो छेड़ी थी, तो उस टाइम पे उन्होंने एक तरीका ये सोचा
कि कैसे भी करके मासेस को मैं साथ में कैसे लेके आऊँ, क्योंकि मासेस का जो पावर है वो यूज़ करना था गांधी जी को, कि एक अकेला इंसान इतना काम नहीं कर सकता जितने मासेस कर सकते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने न्यूज़पेपर लॉन्च किए, जिनमें इंडियन ओपिनियन जो था वो साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया था, जब उन्होंने वहाँ पर अपने फ्रेंड का एक केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पर भी एट्रोसिटीज़ होती थी। जो भी लेबर थे उनके ऊपर इंडेंचर्ड लेबर हुआ करते थे, जो यहाँ की यूपी बिहार से उठा के और उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में प्लांटेशन लेबर के फॉर्म में लेके गए थे। ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर गांधी जी ने लॉन्च किए, वो हैं इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, न्यूज़पेपर्स हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, हरिजन बंधु और हरिजन सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थ, ये ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, ये किससे रिलेटेड है? डिफेंस से रिलेटेड, या फिर एजुकेशन प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट से रिलेटेड, या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये लॉन्च किया है, या इनमें से कोई भी नहीं? सोच के बताइए इसका आंसर। जी बिल्कुल, इसका आंसर है नंबर 2, इसका आंसर है बी। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें ये एक तरीके का ओपन स्टैंडर्ड, ओपन सोर्स आर्किटेक्चर, सिक्योर और एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जिसमें ऑटोमेशन को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। इसकी वजह से क्या होगा, इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी वर्किंग हो रही है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, और साथ में उसका अपडेट स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को और मैनेजमेंट को साथ में मिलता रहेगा। तो कहने का मतलब एक इंटरफेस हो गया, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन का सीमलेस यूज़ हो पाएगा, और इससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एजुकेशन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ ओपन, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज़ ओपन आउट टू बोथ द अटलांटिक ओशन एज वेल एज मेडिटरेनियन सी। अटलांटिक ओशन की तरफ भी खुले और मेडिटरेनियन सी की तरफ भी खुले, ऐसे कौन कौन से अफ्रीकन कंट्रीज़ है बताओ? अल्जीरिया, स्पेन, वेस्टर्न सहारा, या फिर मोरक्को? चलिए देखते हैं मैप, वहाँ अपने को समझ में आएगा। ये देखिए आपके सामने थोड़ा सा ब्लर है, बट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। देखो, ये देखो, ये रहा मोरक्को, ये रहा स्पेन, ये रहा अल्जीरिया, और ये रहा वेस्टर्न सहारा, ये रहा मेडिटरेनियन सी, और ये रहा अटलांटिक सी। अब खुद आंसर दो यहाँ से। देखो, अल्जीरिया है, ये मेडिटरेनियन में खुल रहा है, पर नॉर्थ अटलांटिक में नहीं मतलब अटलांटिक में नहीं खुलता, तो ये आंसर गलत हो गया। स्पेन है, वो मेडिटरेनियन में खुलता है और अटलांटिक में भी खुलता है। इधर देखो, यहाँ से थोड़ा सा बॉटम, पर ये यूरोप में है, अफ्रीका में नहीं है, ये भी नहीं है। वेस्टर्न सहारा है, वो केवल अटलांटिक में खुलता है, तो ये भी नहीं है। जबकि मोरक्को यहाँ पे देखो मेडिटरेनियन में भी है और अटलांटिक में भी। तो आंसर क्या हो गया इसका? मोरक्को। इस तरीके से आप देखा करो मैप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दियामर भाषा डैम रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन से रिवर पे लोकेटेड है? सोच के बताओ इसका आंसर। सतलज पे है, इंडस पे है, ब्रह्मपुत्र पे है, या बराक पे है? देखो, इसका आंसर है बी। बेसिकली हुआ क्या, पाकिस्तान ने चाइना के साथ में एक एग्रीमेंट किया है, और उसमें वो एक तरीके से इंडस रिवर के वाटर को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन में, और वहाँ पर डैम बना करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूज़ में रहा है, दाइमर भाषा डैम, इंडस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टेटमेंट देखो और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अपने को। फर्स्ट है कि इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। दूसरा है रैट्स, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप पार्ट है, ये शंघाई कॉरपोरेशन SCO का ही पार्ट है क्या? गलत स्टेटमेंट ढूंढना अपने को। तो देखो, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ओनली वन इज रॉन्ग। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी रिसेंटली
फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, वो उसकी बात उससे रिलेटेड ये न्यूज़ में रहा है। तो बेसिकली ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें जो कि एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है, जिसके अंदर टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। और वो 8 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं वो हैं अफ़गानिस्तान, बेलारूस, इंडिया, ईरान एंड मंगोलिया। ओके, इंडिया इसका मेंबर स्टेट है। रेट्स जो है वो इसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसका फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में। ओके, तो इस तरीके से आज का अपना प्रीलिम एम्पलीफायर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।